मुकेश जी ने 2-3 मुद्दे अपनी बात में कहे हैं। एक तो राघव जी का जो कहना है कि वहाँ मुकेश जी का जो कहना था कि वहाँ की पुलिस का मनोबल टूटा है या वहाँ पर आपसी अंतर्द्वंद है राजनीतिक ये तीनों पार्टियों में। तो मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि तीनों पार्टियों में किसी भी प्रकार का आंतरिक अंतर्द्वंद नहीं है, क्योंकि एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के अंतर्गत वो सरकार चल रही है। और आप देखिए कि उस सरकार की जो कार्यप्रणाली है उसकी प्रशंसा आदरणीय मोदी जी ने भी की, स्वयं ने की। भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने भी इस बात को कहा कि जिस प्रकार से कोविड के मामले में महाराष्ट्र की सरकार ने जो भी कदम उठाए वो वाकई पूरे देश के दूसरे राज्यों के लिए एक आदर्श है। तो मैं सोचता हूँ कि अंतर्द्वंद जैसी कोई स्थिति वहां पर नहीं है। परेशानी वहां पर ये आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी को ये पूरा विश्वास था कि वो शिवसेना के साथ वहां पर सरकार बना लेंगे। इत्तेफाक से भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ने स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के कक्ष में बैठकर जो वायदे शिवसेना के साथ किए थे उनसे वो मुकर गई, उनसे वो पलट गई। शिवसेना का अपना एक चरित्र है, शिवसेना इस बात में विश्वास रखती है कि जो कहा जाए वो किया जाए। तो जब उनको ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने उनके साथ जो वायदे किए थे उसके अनुरूप उन्होंने वो पीछे हट गए उससे। दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूँ कि उन्होंने एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना के नेतृत्व के साथ थोड़ा सा राजनीतिक रूप से कुछ झूठ भी बोला, या मैं कहूं और शब्द अगर कड़वा शब्द कहा जाए तो चीटिंग की। इस चीटिंग को शिवसेना टॉलरेट नहीं कर पाई, उसको वो आत्मसात नहीं कर पाई। तभी उन्होंने फिर ये सोचा कि अब हमको अगर अपनी सरकार बनानी है तो हम दूसरे दलों की तरफ देखें। कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तो सरकार बनाने के लिए थी ही नहीं, क्योंकि हम लोगों को वहां पे बहुमत ही नहीं मिला था। लेकिन शिवसेना ने जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के सामने अपनी इस मंशा को जाहिर किया तो निश्चित रूप से फिर महाराष्ट्र के हित में ये फैसला लेना जरूरी था, क्योंकि इस तत्काल मिड टर्म करवाना संभव नहीं था। इससे जनता के ऊपर कर का बोझा बढ़ता और अनावश्यक रूप से एक राजनीतिक अस्थिरता आती। तो प्रदेश के हित में तीनों पार्टियों ने मिलकर ये फैसला लिया। तो मैं सोचता हूँ कि ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को आत्ममंथन करना चाहिए कि जो 25 साल तक जिस पार्टी के कंधे पे चलकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक पहचान महाराष्ट्र में बनाई, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की पहचान सिर्फ और सिर्फ शिवसेना और बाला साहब ठाकरे की मदद से बनी है। इसके पहले अगर बाला साहब ठाकरे नहीं चाहते तो शिवसेना को वहां पर पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती। तो ये आत्ममंथन करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया और ऐसा जो हुआ अब भविष्य में आगे ना हो। वैसे अकाली दल वाले भी चीख पुकार मचा रहे हैं, चिराग पासवान जी भी रो रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू तो इसके पहले जा चुके थे। जहां तक बात अंतर्द्वंद की है तो अंतर्द्वंद तीनों दलों में बिल्कुल भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। सारा मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के तहत कार्यक्रम चलता है। अब जहां तक बात पुलिस की है, पुलिस पे सबसे ज्यादा गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लगाए महाराष्ट्र में। उन्होंने कभी ये नहीं समझा कि ये वही पुलिस थी जो 5 साल तक देवेंद्र फडणवीस साहब के लिए काम कर रही थी। ये वही पुलिस है जो आदरणीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए काम करती थी। ये वही पुलिस थी जो अब वर्तमान सरकार के लिए काम कर रही है। लेकिन फिर भी जिस प्रकार से स्थानीय पुलिस के बारे में, मुंबई पुलिस के बारे में जिसकी इतनी साख है पूरे विश्व में, इंटरपोल के बाद महाराष्ट्र की मुंबई पुलिस को सबसे ज्यादा स्वीकृति है संसार के अंदर, उसकी छवि के ऊपर भी बहुत प्रहार किया गया। आप देखिए कि उसके बाद 3 एजेंसियां महाराष्ट्र में काम कर रही हैं। एक सीबीआई काम कर रही है, एनआईए काम कर रही है, ईडी काम कर रही है। आज तक किसी भी मामले में स्वर्गीय सुशांत सिंह जी के मामले में आज तक किसी को वो नहीं पकड़ पाए। अभी जो जिलेटिन की छड़ें मिली थी उसमें आज तक एजेंसियां कुछ नहीं कर पाई। तो ये समझा जा सकता है कि किस प्रकार से सारी चीजें हो रही हैं कि पूरी तौर से पॉलिटिकल मोटिवेशन पे हुआ है काम। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि हम इस प्रकार की नाइतफाकी की प्रचार करके हम वहां पर फिर से सरकार बना पाएंगे, तो जो मुझे लगता है कि दूर दूर तक संभव नहीं है। आने वाले दिनों में अभी 3 साल इस सरकार के और हैं। ये 3 साल सरकार बिल्कुल निर्विवाद रूप से चलेगी, इसमें किसी प्रकार की कोई शंका किसी को नहीं करना चाहिए। जहां तक बात मुकेश जी ने सहकारिता की बहुत अच्छी बात है कि सहकारिता का एक विभाग अलग से बनाया गया। इसके पहले ये कृषि मंत्रालय के अंतर्गत काम करता था। मुद्दा इसमें यह आ रहा है कि जो शेड्यूल 7 है, उस शेड्यूल 7 में सहकारी संस्थाओं का संचालन करने का जो दायित्व है वो राज्यों का है। हम जब एक संघीय ढांचे की बात करते हैं, जब हम ये कहते हैं कि भारत एक संघीय राष्ट्र है, हर राज्य को अपने ढंग से काम करने की छूट है,
भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को कहती जरूर है कि हम संघीय ढांचे में हैं, लेकिन उनके जितने भी कार्यकलाप हैं उनकी सरकार के, वो पूरी तौर से इस प्रकार के हैं जैसे कि वो पूरा की पूरा मामला केंद्र सरकार के हाथों में रखना चाहते हैं। आप उदाहरण के लिए देख लीजिए कि अभी कोरोना का जो मामला था, इसमें सारा की सारा लीड लेने का काम केंद्र सरकार ने किया। अब जब केंद्र सरकार उसको संभाल नहीं पाई, तो फिर उन्होंने राज्यों को बोला कि राज्य इस काम को देखें। तो ये जो सोच है, इस सोच से हम लोग सहमत नहीं है। सहकारी संस्थाओं का तात्पर्य यह है कि जो सहकारी संस्थाएं, ये सोशियो इकोनॉमिकल प्रोग्राम है। इसके अंदर दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। इसमें जो मेंबर बनते हैं वो अपने आप को जोड़कर एक सामाजिक संरचना तैयार करते हैं, और उस सामाजिक संरचना में उनकी आर्थिक उन्नति भी होती है। जैसा कि अभी मुकेश जी ने कहा कि अमूल अपने आप में एक बहुत बड़ा एक उदाहरण है संसार के लिए, कि जहाँ पे सहकारी संस्था के माध्यम से चलाने वाली एक संस्था ने एक एमएनसीज जो हैं उनसे टक्कर ले रही है वो संस्था। तो ये इसीलिए हो पाया कि वहां पर गवर्नेंस केंद्र सरकार का नहीं है। जैसा कि अभी आपने कहा कि मल्टी स्टेट जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, वो निश्चित रूप से केंद्र सरकार के आधिपत्य में आती है। जो सेंट्रल रजिस्ट्रार है कोऑपरेटिव का, वो उनको सारी चीजों को देखते हैं। लेकिन राज्यों में जो संस्थाएं हैं उनको देखने का काम राज्य करते हैं। और मैं सोचता हूँ कि राज्यों के कार्य में हस्तक्षेप करने से सहकारी आंदोलन प्रभावित होगा, क्योंकि हम सभी लोग सहकारिता से जुड़े हुए लोग हैं और सहकारिता में हम लोग ग्रास रूट लेवल से काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पर एक बात जरूर बताना चाहता हूँ, थोड़ा हो सकता है मुकेश जी को मेरी बात उतनी प्रिय ना लगे। हिंदुस्तान के सहकारी आंदोलन में जो 1904 में पहली बार एक सहकारी एक्ट बनाकर इस काम को शुरू किया गया था, तब से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी के 10 ऐसे नेता नहीं मिलेंगे जिन्होंने खुद ने एक सहकारी संस्था की शुरुआत करके उसको सर्वोच्च शिखर पे पहुंचाया हो। लेकिन आपको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस में और दीगर गैर राजनीतिक लोगों के ऐसे सैकड़ों लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने एक सहकारी संस्था की शुरुआत 11 लोगों के मेंबरों से की, और उसके बाद उसको 1-1 लाख लोगों की मेंबरशिप तक ले गए, और उन्होंने पूरी की पूरी सहकारी संस्थाओं को खड़ा कर दिया जो आज आदर्श बन के काम कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों का ऐसा मानना है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास सहकारी आंदोलन की उतनी जानकारी नहीं है, और राज्यों में जब वो हस्तक्षेप करेंगे तो जो वर्तमान सहकारी संस्थाएं, इनका ढांचा जो है वो चरमरा जाएगा, जो लगभग 100 सालों में जाके तैयार हुआ है। तो मेरे विचार से इस पे बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। आदरणीय अमित शाह साहब को ये मंत्रालय मिला है, वो एक बहुत ही दक्ष राजनेता हैं, और जो भी विभाग उनको मिलता है उसमें वो बेहतर तरीके से काम करते हैं। तो ये अपेक्षा की जा सकती है कि वो इस विभाग का भी संचालन, इस मंत्रालय का संचालन अच्छा करेंगे। पर हमारी शंकाएं भी अपनी जगह पर हैं। जो आने वाले दिनों में पता लगेगा कि वाकई हमारी शंकाएं सही थी या जो फैसला लिया गया वो सही था, ये तो आने वाले दिन बताएंगे।